गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 का है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे और लाइक भी कर दे। दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। दोस्तों, जल्दी से इसका कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कार्टजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी, जैव सुरक्षा समझौते से। दोस्तों, जो कार्टजेना प्रोटोकॉल है ये किससे संबंध रखता है, जैव सुरक्षा से, और इसे 29 जनवरी 2000 ईस्वी को स्वीकार किया गया तथा 11 सितंबर 2003 से इसे लागू किया गया। कब लागू किया है? 11 सितंबर 2003 को। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 नंबर की तरफ। जो 3 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी, 8.6%। जो 2011 की जनगणना हुआ था उसके अनुसार जनजातीय कितने है भारत में जनसंख्या? 8.6। जो सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है हम लोग का? MP। कौन सा है? MP यानी मध्य प्रदेश। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। इसमें देखना है कौन सम्मिलित है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो नोक खाइलेम अभ्यारण्य है वो कहाँ है? मेघालय में है। दोस्तों, हम लोग भी देख लेते हैं। जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो उड़ीसा में नहीं है, कहाँ है? कर्नाटक में है। जो पेरियार अभ्यारण्य है वो तमिलनाडु में नहीं होकर कहाँ है? केरल में है। जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वो कहाँ है? गुजरात में नहीं है, कहाँ है? राजस्थान में है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, ध्यान देना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन डी, जो जायकावाड़ी परियोजना है वो सम्मिलित नहीं है, कृष्णा नदी पे नहीं है। यह कहाँ है? यह जायकावाड़ी परियोजना कहाँ है? गोदावरी नदी में है। दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 नंबर की तरफ। जो 6 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सी रेखा है वो? मेनरहीम रेखा है। दोस्तों, देख लेते हैं। जो मैग्नॉट रेखा है वो जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में है। जो हिंडरबर्ग रेखा है वो जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है। तथा जो 49 यानी 49वीं समानांतर रेखा है वो कहाँ है? USA तथा कनाडा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 7 नंबर की तरफ। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्पेन में है। कहाँ है? स्पेन में। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रियम, स्पेन में है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ। जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, जो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। जल्दी से दोस्तों कमेंट करें। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहाँ है? मनीला में है। जो एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है? 67 है। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 नंबर की तरफ। जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वायु सेना दिवस। तथा 4 दिसंबर को नौ सेना दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 10 नंबर की तरफ। जो 10 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। जो 10 नंबर क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जहांगीर महल। जहांगीर महल जो है अकबर द्वारा निर्मित है। कहाँ है? आगरा में स्थित है।
जबकि शीश महल, दीवाने महल तथा खास महल शाहजहाँ द्वारा निर्मित है। ये भी कहाँ है? ये भी तीनों आगरा में ही है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 11 नंबर की तरफ। जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुआ था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। जो 12 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। जो टाइम्स ऑफ इंडिया है पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 3 नवंबर 1838 ईस्वी में ये हुआ था। इसका स्वामित्व तो किसको जाता है? बेनेट कैलेमन एंड कंपनी के पास लंबे समय तक रहा था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर की तरफ। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है 13 नंबर की जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। दोस्तों जालियांवाला बाग कब आयोजित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 14 नंबर की तरफ। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? दोस्तों 14 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया? तो जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ। जो 15 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1924 ईस्वी में की थी। इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव यानी कर्नाटक में आयोजित किया गया था। इसके बाद गांधी जी ने फिर कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान नहीं संभाली थी। हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 नंबर के। 16 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी में। जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने किया था। इस साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो जाएगी? हम्पी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म की। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की प्रमुख ग्रंथ है। इसमें क्या है? महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। यह किस भाषा में है? पाली भाषा में लिखा गया है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 नंबर की तरफ। जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज कौन था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? इंडिका है, जिसमें मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। जो 19 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है, जो 19 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के शासनकाल में। जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 को लंदन में जॉन वाटसन और वाइट द्वारा की गई थी। चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन? अब ये देख लेते हैं कि 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में खान अबुल गफ्फार खान द्वारा चलाया गया था, जो कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में समर्थन प्राप्त था। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 21 नंबर की तरफ। जो 21 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी,
अमेरिका, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान है, प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है, वही विश्व के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 नंबर की तरफ। जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2010। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 23 नंबर की तरफ। जो 23 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 नंबर की तरफ। जो 24 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर को। जो लोक लेखा समिति, दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है, लोकसभा स्पीकर को। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर की तरफ। जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 352। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जबकि अनुच्छेद 356 के राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 के तहत क्या होता है, राष्ट्रपति द्वारा देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर की तरफ। जो 26 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। दोस्तों इसका आंसर जल्द से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 27 नंबर की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई और इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे। इसीलिए इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 28 की तरफ। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया था। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1989 में, 1989 ईस्वी में। दोस्तों 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार का 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। कब किया जाएगा, 28 मार्च 1989 ईस्वी को। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 29 नंबर की तरफ। जो 29 नंबर क्वेश्चन है कर कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, डी ब्रोगली ने की थी इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज। जबकि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, एंडरसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने किया था। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 30 नंबर की तरफ। जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मेडलिफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कितनी है, 9 है। मेडलिफ द्वारा आवर्त सारणी में बनाई गई आवर्त वर्ग की संख्या 9 तथा आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 31 नंबर की तरफ। जो 31 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला होता है। जो मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 32 नंबर की तरफ। जो 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ कठोर बनाने के लिए क्या मिलाते हैं, कार्बन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 नंबर की तरफ। जो 33 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एस्मेटाइट निम्न में से किसका अयस्क है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोबाल्ट का। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, COAS2। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 की तरफ। जो 34 नंबर है, उजला होता है यानी व्हाइट विट्रोरियल का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ZnSO4 × 7H2O। ये उजला तोता का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन
35 नंबर की तरफ। जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी शनि। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। इसका घनत्व जल से भी कम होता है, अर्थात इसे जल में रखने पर तैरने लगता है। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हैं, यानी सबसे कम किसका, शनि का हो गया, उसके बाद अरुण का, उसके बाद बृहस्पति का, उसके बाद नेपच्यून का, उसके बाद मंगल का, उसके बाद शुक्र का। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 36 नंबर पे। दोस्तों जो 36 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अब विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से देश है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबान, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरीबती। जबकि ब्राज़ील से होकर मकर रेखा गुजरती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 37 नंबर की तरफ। जो 37 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मलेशिया। दोस्तों एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है, हो गया हम लोग का मलेशिया। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर के। जो 38 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहती है, मेसोफाइट कहलाती है। जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को क्या कहते हैं, जेरोफाइट कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 39 नंबर की तरफ। जो 39 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य है। दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी, असम। जो भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा है सबसे लंबा संबंध राज्य किसका है, असम का, जो कितना किलोमीटर है, 267 यानी 267 किलोमीटर है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 नंबर की तरफ। जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो मध्य प्रदेश में है कि सबसे ऊँची चोटी है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धूपगढ़ी। ये कितना मीटर की है, 1350 मीटर, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व से ताप्ती नदी निकलती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 41 नंबर की तरफ। जो हम लोग का 41 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक स्थित है। दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरी अंडमान। जो अंडमान निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है वो कौन सी है, उत्तरी अंडमान में। कितना है, 738 मीटर। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 42 नंबर की तरफ। जो 42 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि जोवाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी की सहायक नदी है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी, लूनी नदी। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 320 किलोमीटर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, आ गया हम लोग का 119 नंबर। दोस्तों इसके बीच में जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अब 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, ध्रुव यानी पोल कहते हैं। दोस्तों हम लोग चलते हैं अब ये देख लेते हैं कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 120 नंबर पे। जो 120 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, H = I² ये किस में होता है, जूल में। जो H होता है ऊष्मा उत्पन्न हो गया, I क्या होता है चालक के बहने वाली धारा हो गया, R क्या हो गया चालक प्रतिरोध हो गया, T क्या हो गया धारा बहने का समय हो गया। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 121 पे। जो 121 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है, मक्खन यानी दही खट्टा हो जाता है।
रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के बाद पदार्थ को पुनः मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। कोयला का जलना, कागज का जलना, दूध से दही बनना आदि रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। क्योंकि कोयला का जलने के बाद आप लोग फिर कोयला नहीं बना सकते हैं, कागज जल गया तो फिर कागज नहीं बन सकता है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 122 नंबर पे। जो 122 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, 122 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है? mgh। गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? हाफ mv²। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 123 नंबर पे। जो 123 नंबर क्वेश्चन है, कर निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? दोस्तों जल्दी से कमेंट करें इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्लूकोज घोल। जो ग्लूकोज घोल होता है विद्युत का चालक नहीं होता है। ग्लूकोज क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 124 पे। जो 124 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है, 124 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 125 नंबर पे। जो 125 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सेल या बैटरी। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 126। 126 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वह कह रहा है कि किसी वस्तु का विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है धनात्मक, ऋणात्मक, जीरो या शून्य या सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों वस्तु की अंतिम स्थिति या प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। विस्थापन का मान क्या होता है? धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों तथा अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पैलियोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी है ये क्या है? मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जो अब क्या है? आर्कियोलॉजी। जो आर्कियोलॉजी है यह पुरातत्व संबंधित विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 128 पे। जो 128 क्वेश्चन है नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हड्डी से संबंधित है। यह किस में होता है? यह रोग वयस्क में होता है। इस रोग का कारण क्या है? शरीर में विटामिन डी की कमी होना। जो विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सा रोग हो जाते हैं? रिकेट्स रोग हो जाते हैं। तो लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। जो 129 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? दोस्तों जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एंटीबायोटिक्स। मानव में बैक्टीरिया का संक्रमण रोकने का सबसे आम या खास इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 130 नंबर। जो 130 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 131 नंबर पे। जो 131 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? कौन सा दोस्तों करता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 131 का कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। भ्रूण का पोषक जरायु एवं अपरा द्वारा किया जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132 पे। जो 132 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है लेटरल मेरिस्टेम।
दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 133 नंबर पे। जो 133 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोस्तों देखना हम लोग का उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, ये भी सही है। दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है, उत्तक शब्द का प्रयोग विचट से किया, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती, ये भी सही, यानी ऑप्शन हम लोग का ए सही है। 1, 2 और 3 सही है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 134 नंबर पे। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। दोस्तों इसका आंसर जल्द से कमेंट कर। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हेपेरिन। हेपेरिन के कारण नहीं जमता है, जबकि फ्राइबिजोनिन रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन है जो कर कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाया जाता है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धान में। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 136 पे। 136 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या कर रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लेग। सुमेलित नहीं है, क्योंकि प्लेग जो होता है वो किससे होता है, बैसिलस पेस्टिस से होता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 137 नंबर पे। 137 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो 137 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी तमिलनाडु। जो 10 से 31 जनवरी 2021 को सैयद मुश्ताक ट्रॉफी अली का आयोजन किया गया, यह एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। इस बार खिताब बड़ौदा को हराकर कौन जीता, तमिलनाडु ने जीता। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 138 नंबर की तरफ। 138 नंबर क्वेश्चन करें कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती बस 23 जनवरी 2021 को मनाई गई। अब प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में इनकी जयंती को मनाया जाता है। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में क्या किया गया, 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट नरेंद्र मोदी द्वारा जारी किया गया। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 139। जो 139 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा का कितना प्रतिशत रहा, जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कितना रहा, 2.97%। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 140 नंबर। 140 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। दोस्तों ये 2022 का, 2021 का क्या था, वर्ल्ड वाटर डे थीम 2021 का वैल्यूएटिंग वाटर था। 2020 का क्या था, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 141। जो 141वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। जो आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए 7 निश्चय 2 वर्ष 2020-25 अवधि के लिए बनाया गया 7 निश्चय में शामिल योजनाएं कौन कौन सी है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 142 नंबर पे। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कहाँ किया गया, जर्मनी में किया गया। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 143। 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राहुल पंडिता। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक राहुल पंडिता द्वारा लिखी गई। यह पुस्तक पुलवामा आतंकवादी हमले पर आधारित है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 144। 144 नंबर क्वेश्चन है जो कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। जो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हरिद्वार के 20 वर्षीय
सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 145 में। 145 नंबर क्वेश्चन करें कि अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा स्थान है? 5वां है। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 146 पे। 146 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजगीर। विश्व का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर में बनाया गया। इस संबंध में बिहार विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 147। 147 नंबर जो क्वेश्चन है करेक्ट, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता है? दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यजुवेंद्र चहल। जो यजुवेंद्र चहल है राजस्थान रॉयल के स्पिनर गेंदबाज, जिसने कितना विकेट लिया था? 27 विकेट लेकर पर्पल कैप जीता है। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 148। 148 में क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया? दोस्तों इसका आंसर जल्दी से कमेंट करें। दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोफेसर राजकृष्णा। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 149। जो 149 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ईजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक है। ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, MG रनाडे। दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? RC दत्त तथा सर्वोदय योजना JP नारायणन तथा गांधीयन प्लान SN अग्रवाल। तो हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है 150, ये सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि 1938 ईस्वी में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन सा हो जाएगा आंसर? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जो 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू बनाया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले सेट के साथ। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग इसका PDF ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।